प्रिय छात्र छात्र, राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम एमए फाइनल के सिलेबस, क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एमए फाइनल में आपके क्या क्या पेपर चलते हैं। एमए फाइनल में हमारे पास 5 पेपर होते हैं, जिनमें से 3 पेपर अनिवार्य होते हैं और 2 प्रश्न पत्र हम वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में चुनते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि वैकल्पिक जो प्रश्न पत्र है उनमें से 2 पेपर लेने होते हैं, जिनमें से अपने यहाँ इस कॉलेज में चलने वाले पेपरों में यूनानी राजनीतिक चिंतन और दूसरा गांधीयन राजनीतिक चिंतन है। अब हम अनिवार्य प्रश्न पत्र की बात करते हैं। अनिवार्य प्रश्न पत्र में जो 5 पेपर के रूप में आता है वह आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जो अगला पेपर है वो होता है भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और जो अगला पेपर आता है वह है अनुसंधान प्रविधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च मैथोलॉजी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत व तुलनात्मक राजनीति में वही हम जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते आए हैं, परंपरागत आधुनिक, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, सिद्धांत निर्माण, व्यवस्था सिद्धांत, ये आते हैं। इसके अलावा राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक विकास इत्यादि अन्य चीज़ें। अब हम पेपर के बाद में आगे बढ़ते हैं प्रश्न पत्रों की तरफ। जो प्रश्न पत्र आते हैं वो कितने नंबरों का होता है और किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न पत्रों की रूपरेखा। आपको जो प्रश्न पत्र आता है, प्रत्येक प्रश्न पत्र को 3 घंटे का होता है। जैसे 5 पेपर हैं तो जो पेपर है हमारा वो सब 3-3 घंटे के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। जो पहले पेपर है 100 अंकों का, मतलब 5 पेपर है 100 अंकों के सारे अलग अलग होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। जो सारे पेपर हैं वो 3-3 खंडों में विभाजित होंगे। है या गड़ है या कुछ भी हो सकता है। अब हम अंकों की तरफ चलते हैं कि जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से, कितने अंकों को किस प्रकार से डिवाइडेड होते हैं। अब हम जो खंड प्रथम की बात करते हैं वो होता है 20 अंकों का। 20 अंकों का होता है, जिसमें से 10 प्रश्न आते हैं वो होते हैं अनिवार्य, हमें करने होते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 2-2 नंबरों के, तो 10 × 2 20 अंकों का ये पेपर होता है। और इन जो प्रश्न हैं इनकी उत्तर सीमा 20 से 25 शब्दों में होती है। कहने का मतलब है कि जो ये 10 क्वेश्चन आएंगे हमें अनिवार्य रूप से करने होते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं। और इनकी उत्तर सीमा, उत्तर जो लिखना है हमें 20 से 25 शब्दों में इसका आंसर देना है, शॉर्ट एंड स्वीट। अब हम द्वितीय खंड की ओर चलते हैं। द्वितीय खंड भी 20 अंकों का होता है और ये भी अनिवार्य होता है। यहाँ पर 4 प्रश्न आते हैं और ये चारों प्रश्न 5-5 अंकों के होते हैं। 4 × 5 20 नंबर, ठीक है।
प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। और यहाँ पर उत्तरीय जो सीमा है वह है 150 शब्दों की, मतलब हमें उत्तर 150 शब्दों के अंदर अंदर देना होता है। अब हम तीसरे खंड की ओर जाते हैं, जो होता है 60 अंकों का। 60 अंकों का होता है। यह पेपर जो तीसरा खंड होता है वो भी 3 खंडों में विभाजित होगा, ABC। इसमें जो प्रत्येक खंड है, प्रत्येक खंड में 2-2 क्वेश्चन आते हैं। ये तृतीय खंड होता है जो होता है निबंधात्मक रूप में, जो उत्तर होते हैं हमें निबंधात्मक रूप में इसे देने होते हैं। जैसे कि मान लो तृतीय खंड का जो पहला है ये मान लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, बी में 2 आएंगे, सी में 3 आएंगे। तो 2 जो क्वेश्चन हैं उनमें से एक का चुनाव करते हुए हमें कुल 3 प्रश्न करने होते हैं। कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि इस तृतीय खंड के जो 3 खंड हैं, जो 3 खंडों में विभाजित है, उसके प्रत्येक खंड में से एक एक क्वेश्चन को करते हुए कुल 3 प्रश्न करने हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तृतीय खंड का ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, हमें इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन को हल करना है, दोनों को नहीं करना है। जैसे बी है, बी में से भी 2 आएंगे, 2 में से हमें एक को हल करना है, और सी में भी 2 में से एक को ही हल करना है। इस प्रकार तीनों खंडों से एक एक क्वेश्चन को लेते हुए हमें 3 क्वेश्चन हल करने हैं। अब ये जो मार्किंग है, प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंकों का होगा, 20 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से 20 × 30 हो गए 60। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देने वाली बात है वह है कि जो विद्यार्थी हैं वो प्रश्न पत्र में उत्तर करते हैं, तो वो मान लो कि जैसे प्रथम खंड है, प्रथम खंड में 10 अनिवार्य प्रश्न आएंगे। अब उनको करना है, तो कई विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से पहला जो आएगा, पहले का पहला आएगा वो फर्स्ट पेज पर कर दिया, दूसरा कहीं और कर दिया, तीसरा कहीं और कर दिया, चौथा, मतलब कि बिखरे रूप में इनके उत्तर देते हैं। जबकि हमें पढ़ना यह होता है कि प्रश्न पत्र में भी ये लिखा होता है कि एक जाए तो मतलब एक ही स्थान पर लिखा जाए। एक स्थान से मतलब है कि जैसे पहले खंड है तो पहले खंड के सारे क्वेश्चनों को आप उनका उत्तर लिख दीजिए। यदि आपको इन 10 क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके हिसाब से, जिसका उसकी उत्तर सीमा है, उसके हिसाब से उसका आंसर के लिए खाली जगह छोड़ दीजिए, फिर उसका अगला क्वेश्चन करना प्रारंभ। इसी प्रकार द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड में 4 अनिवार्य जो क्वेश्चन आएंगे, उनमें भी हमें 1 2 3 4 खंड 2 1 2 3 4 लिख दीजिए आंसर, और जो आपको आता है वो कर दीजिए, नहीं आता है तो उसकी खाली जगह छोड़ देनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो कि उत्तर परीक्षक है, जो को चेक करता है, उसके लिए आसानी रहती है। और कई बार उत्तर को भी चेक करते हुए कई बार पता भी नहीं लग पाता है कि ये कौन से का आंसर है, क्योंकि कई जो विद्यार्थी हैं वो प्रश्नों की संख्या, जो प्रश्नों का क्रमांक है वो भी गलत लिखते हैं, या 2 क्वेश्चन के बीच में कुछ थोड़ा सा गैप नहीं छोड़ते हैं, उसी में समाहित कर देते हैं, मिला देते हैं, जिससे अलग आंसर पकड़ने में दिक्कत होती है। इसलिए जो भी आपको उत्तर देना है वो क्रमबद्ध रूप से ही और व्यवस्थित रूप में ही उत्तर अपने नोटबुक में लिखें। और ये ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन ख़त्म होता है तो उसके बाद एक लाइन का गैप या अंडरलाइन करके लाइन खींच के अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, जिससे कि कॉपी चेक करने वाले को, अगले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे। इसी प्रकार तृतीय खंड में भी हमें ये करना होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पहला खंड और जो दूसरा खंड है 20 अंकों का और 20-20 अंकों के, जिसमें 10 और 4 अनिवार्य प्रश्न आते हैं, इन खंड पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है,
क्योंकि इस खंड में हमारे नंबर पूरे में से पूरे आते हैं, और जो तृतीय खंड है उसमें नंबर थोड़े कम आते हैं। इसलिए प्रथम खंड और तृतीय खंड को ज़्यादा महत्व देना है, उसके बाद तृतीय खंड को देना है। अब हम आगे चलते हैं सिलेबस की ओर। जो आपका पंचम प्रश्न पत्र के रूप में वह है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति, जिसे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। इसका जो खंड है कै ख ग 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम ख खंड में राजनीतिक सिद्धांत की अभिन्न प्रवृत्तियाँ, जिसमें परंपरागत व आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवाद, उसका अर्थ, प्रकृति, भूमिका, सीमाएं, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीति विज्ञान का विकास, व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकाशक सिद्धांत, ये आएगा खंड क में। खंड ख में राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजिकरण एवं राजनीतिक संस्कृति, समूह सिद्धांत और वितरणात्मक पागम, ये खंड ख में। खंड ग या तीसरा खंड, इसमें लोकतंत्र, निरंकुशतंत्र, संसदात्मक या अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, संघीय व एकात्मक सरकार के अंग, उनके कार्य, अंतर संबंध, दलीय व्यवस्था, दबाव समूह व जनमत, ये इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपको इसके पे अगले पेपर, छठा पेपर है जो भारतीय शासन राजनीति है, उसका सिलेबस दिखाई दे रहा है, जिसमें खंड क में संविधान सभा, संविधान के दर्शन आधार, मूलाधार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और दोनों के बीच का संबंध के बारे में। खंड क में न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, लोकहित, न्यायिक सक्रियता, संविधान संशोधन, संघ राज्य संबंध, राज्यपाल, राष्ट्रपति, क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण। अब हम खंड ग की ओर चलते हैं, जिसमें राजनीतिक दल, चुनाव, मतदान व्यवहार, निर्वाचन सुधार, जाति, वर्ग, संप्रदायवाद, भाषा की राजनीति, पंथ निरपेक्षता, अल्पसंख्यकों की समस्या, सामाजिक और आर्थिक न्याय की समस्या, भारतीय राजनीति में संचार की भूमिका, ये तृतीय खंड में आते हैं। अब हम सप्तम पत्र की ओर चलते हैं, जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, अनुसंधान व विधि। इसके प्रथम खंड में आते हैं राजनीतिक विज्ञान में शोध की आवश्यकता व स्वरूप, अनुसंधान के प्रकार में आदर्शीय, अनुभवपरक, व्यवहारवादी, नीति विश्लेषण, अंत अनुशासनात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक पद्धति, अध्ययन के विभिन्न प्रकार, पैनल, केस व क्षेत्र। अब हम खंड ग की ओर चलते हैं, जिसमें शोध समस्या का निरूपण, शोध का प्रारूप, प्रायोगिक शोध का प्रारूप, संकल्पना और परिकल्पना, समग्र का चुनाव, आंकड़े, स्रोत, प्राथमिक व द्वितीय, निदर्शन, संकलन की तकनीक, पर्यवेक्षण, प्रश्नावली और अनुसूची। अब अगले खंड की ओर चलते हैं, जो है क्या, जिसमें संकेतीकरण, सारणीयन, आंकड़ा विश्लेषण,
प्रतिवेदन लेखन, राजनीतिक शासन सिद्धांत के निर्माण, ये इस सिलेबस में रहेंगे। अब हम वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की ओर चलते हैं, जिसमें हमें 2 अलग से पेपर का चुनाव करना होता है। हमारे इस विद्यालय में 2 पेपरों में जो चलता है, जिसमें एक तो है यूनानी राजनीति चिंतन और दूसरा है गांधीयन राजनीति चिंतन। यूनानी राजनीति चिंतन में आता है प्लेटो और अरस्तु, और गांधी राजनीतिक चिंतन की ओर चलते हैं, जिसमें कै ख गड़ 3 खंड होते हैं। जो प्रथम खंड है उसमें गांधी के विचार, कर्मकायता, दक्षिण अफ्रीका में जो प्रयोग है गांधी जी के विचारों के तात्विक आधार, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सात्य साधन इत्यादि। तो जो सेकंड खंड है, इसमें सुराज्य, जो गांधी जी ने पुस्तक लिखी, उसका क्या विचार है, उसके बारे में, परव्यवस्था, अस्पृश्यता, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, धर्म, अर्थशास्त्र, विकेंद्रीकरण, औद्योगिकरण, यंत्रों के प्रति दृष्टिकोण, स्वदेशी, श्रम, पूंजी, उपन्यास का सिद्धांत आदि। अब खंड के की ओर चलते हैं, जिसमें गांधी का दृष्टिकोण है राज्य व शासन के प्रति, राज्य व्यवस्था का गांधी प्रतिमान, मार्क्स, माओ व गांधी, जिसमें सामाजिक परिवर्तन के वैकल्पिक प्रतिमान विनोबा भावे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर व गांधी, शांति स्थापना व द्वंद्व समापन का गांधी प्रतिमान। ये हमारा पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पेपर बनता है और उसके आधार पर ही हमें परीक्षा की तैयारी की जाती है। अब हम अगले क्लास में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति पेपर की प्रथम यूनिट के प्रथम टॉपिक परंपरागत आधुनिक के बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद।